Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Ikra Khalid and welcome to my channel Smart Learning in Smart Ways. जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स हर टॉपिक में और हर क्लास में ही पाए जाते हैं। हम लोग 9th का पोर्शन देखें या FSC का पोर्शन देखें, इनमें पीरियोडिक ट्रेंड्स की एक अच्छी खासी अहमियत है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते ही एलिमेंट्स के बारे में हैं और पीरियोडिक ट्रेंड्स या पीरियोडिक टेबल उन एलिमेंट्स के बिहाफ पर ही बनाया गया है। तो हम लोगों को केमिस्ट्री अच्छी तरह से समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि उन एलिमेंट्स का टेबल में ट्रेंड क्या है। तो उन एलिमेंट्स के ट्रेंड को डिस्कस करने के लिए मैंने जो है कुछ टॉपिक्स बनाए हैं ताकि मेरे प्यारे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। तो आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड में, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर बेस करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे आज, और उनके लिए फैक्टर्स कौन से हैं उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे ताकि हम लोगों को पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली होती क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है और इसको हम उर्दू में और इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे। So electron affinity is the energy released or absorbed when an electron is added to a valence shell of an isolated gaseous atom to form the negative ion is called electron affinity. अगर हम इसके थोड़े से पोर्शन बना लें तो इस तरह से कह सकते हैं कि the energy released or absorbed, कुछ बुक्स में ये बात लिखी हुई है कि इसमें एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिलीज होती है, और कुछ बुक्स में लिखी हुई है एनर्जी रिलीज भी होती है और ऑब्जर्व भी होती है। तो जो हमारा एक्यूरेट पॉइंट है वो ये है कि इसमें एनर्जी रिलीज भी होती है और ऑब्जर्व भी होती है। दोनों पॉइंट्स जो है इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पाए जाते हैं। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि दोनों पॉइंट एक ही एनर्जी में कैसे पाए जाते हैं, मतलब एक ही एनर्जी किस तरह से रिलीज भी हो सकती है और ऑब्जर्व भी हो सकती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन नेगेटिव होगा और किस तरह से पॉजिटिव होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है और किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव है। तो पहले हम डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली द एनर्जी रिलीज आर ऑब्जर्व्ड, ये एनर्जी रिलीज होगी या ऑब्जर्व होगी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम में ऐड किया जाएगा। जब भी किसी एटम में कोई हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो एक नेगेटिव आयन बनेगा, और नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं। जो हम लोगों ने मतलब जो हमारी I.E है यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो बेसिकली वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली वो एनर्जी है जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए यूज होती है। तो ये दोनों एनर्जी जो है वो डिफरेंट हैं, इनके सैम्बल्स भी डिफरेंट हैं। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो I.E से जाहिर की जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसको हम जाहिर करते हैं E.A से। तो अगर आपसे इसमें इसका डिफरेंस पूछा जाए तो आपको मैं इसी ही लेक्चर में बता देती हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होती है, एब्जर्व होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी एब्जर्व भी होती है एज वेल एज रिलीज भी होती है। उसमें हमारे पास एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, यानी कि आयोनाइजेशन की जाती है, उसकी तोड़फोड़ की जाती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। उसमें हमारे पास जो बनता है वो केटाइन होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बनने वाला जो आयन होता है वो एनाइन होता है। उसको हम जाहिर करते हैं I.E से, इसको हम जाहिर करते हैं E.A से। तो ये दोनों जो एनर्जीज हैं बेसिकली हैं तो एनर्जीज और बनाती भी आयन्स हैं, मगर इनकी नौयत डिफरेंट है, इनकी टाइप डिफरेंट है। तो आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको इनका पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है ताकि आपको जो है आसानी हो इसको समझने में। तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ इलेक्ट्रॉन इज एडिड, कि हम किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड कर सकते हैं। एक एटम तो मौजूद है तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करेंगे। तो पहले आपको बात पता होना चाहिए कि एक एटम एक मौजूद है वो कब केटाइन बनता है और एनाइन क्यों बनता है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ये सारा का सारा जो पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो बेसिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास केटाइन या एनाइन बनाए जा सकें। हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं केटाइन्स या एनाइन्स को, या इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो नोबल गैसेस हैं उनकी हम कन्फिग्रेशन हासिल कर सकें, यानी कि हम अपने एटम को स्टेबल कर सकें। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, केटाइन भी बनाते हैं और एनाइन भी बनाते हैं। अदरवाइज अगर हम लोगों को अगर कोई एटम स्टेबल है, फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन ना ही ऐड करेंगे ना ही इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे।
तो हाउ इलेक्ट्रॉन इज एडिड डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू एन गैसियस एटम एनाइन इज फाउंड। तो यहाँ पे मैंने एनाइन की भी डेफिनेशन लिख दी है कि एनाइन कैसे बनता है। जब भी किसी एटम में उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है टू फॉर्म द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और टू मेक इट स्टेबल एटम, तो हमारे पास क्या बनता है, जो आइन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वो एनाइन होता है। तो एनाइन किस तरह से बनता है, मैंने यहाँ पर नीचे एक डायग्राम शो की है। देखिए एक तरफ गैसियस एटम है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंटर में एक इंटरमीडिएट टाइप बन गया है जिसके ऊपर नेगेटिव का निशान है। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती उसमें किस तरह की इक्वेशन होती, तो उसमें इस तरह की इक्वेशन होती कि उसमें जो गैसियस एटम है उसके साथ ही आयोनाइजेशन एनर्जी की वो प्लस का निशान होता, मतलब उसमें हमारे पास रिएक्टेंट ही आयोनाइजेशन एनर्जी होती। एनर्जी हम देते तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता और हमारे पास जो जहाँ पे गैसियस एनाइन लिखा हुआ है उस केस में यहाँ पे गैसियस केटाइन बनता, और हमारे पास जहाँ पे ये नेगेटिव साइन है वहाँ पे वो पॉजिटिव साइन होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोडक्ट में हम लोगों को नजर आ रही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज हो रही है, जबकि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोडक्ट में नहीं बल्कि रिएक्टेंट में होती, क्योंकि उसमें हमारे पास एनर्जी एब्जर्व होती है, जबकि इस केस में मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है। तो हम अगर देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को, एक्स मतलब कोई भी गैसियस एटम जिस पर कोई चार्ज नहीं है। ये ऐसा एटम हो सकता है जिसके पास फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम लोग 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं। आप देखिए तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, एनाइन या फिर कोई गैसियस ऐसा एटम बन जाएगा जिसकी नोबल कन्फिग्रेशन पूरी हो जाएगी। अगर हम 7 ग्रुप एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो किसमें चेंज हो जाती है, नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल कर लेती हैं, यानी कि उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। तो ज़रा इसको देखें, ये क्वेश्चन से आपको सारी बात वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ये एनर्जी किस जगह पे होती है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। अगर वो रिएक्टेंट में होगी कोई भी एनर्जी तो उसमें एनर्जी एब्जर्व हो रही होगी, याद रखिए, और अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी प्रोडक्ट में होगी तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। और इस केस में जब भी कोई एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसका मतलब यह है कि उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, जबकि किसी एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसने एटम में से इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो ये कुछ पॉइंट थे बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को समझने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है। हाँ जी, तो ये है एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को और उनको समझाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। सो सम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। देखिए पहले जो एग्जांपल है वो फ्लोरीन की है। फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और वो नेगेटिव चार्ज की सूरत में बन रहा है। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैंने 7 ग्रुप एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, उनको इक्वेशन से शो करवाया है कि देखिए उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो हमारे पास जितने भी 7 ग्रुप एलिमेंट्स हैं आपको पता है कि उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और उनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, जो एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लेता है और साथ में नोबल गैस कन्फिग्रेशन को हासिल कर लेता है। तो मैंने यहाँ पे एक ही टेबल में आपको एक्सप्लेन कर लिया कि कौन कौन सी हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे एक ही टेबल में शो करवाया है कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं, उनकी इक्वेशन कैसी होगी और इसको जो है इनकी वैल्यूज़ कैसी होंगी। तो हमारे पास किलो जूल पर मोल जो है वो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, और एज वेल एज आयोनाइजेशन एनर्जी का भी यूनिट यही किलो जूल पर मोल होता है। यानी कि 1 मोल ऑफ गैसेज में से जितनी एनर्जी हम लोगों को किलो जूल में ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम फ्लोरीन की देखें तो उसकी -322 है, नेगेटिव में है। अगर हम क्लोरीन की देखें तो उसकी -349 है, ब्रोमीन की -325 है और आयोडीन की -295 है। तो हमारे पास ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो बताई गई हैं और इनके साइंस भी नेगेटिव हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि ये
इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ करती हैं, सॉरी ऑब्जर्व करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इसकी जो है वो आप देख लें वैल्यूज़, ताकि आपको याद रहे। अगर एमसीक्यूज़ में आए तो आप इसको जो है उसी तरह से लिख सकें कि बेसिकली इनकी वैल्यूज़ क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन की वैल्यू क्या है तो आपको आती हो, क्लोरीन की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पर हम ये टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि ये एलिमेंट्स हैं और आप हमें बताएं कि इनमें से किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, तो हम जैसे बच्चे जो हैं वो रट्टा मार के जो आए होंगे वो तो बेचारे बैठ जाएंगे कि यार ये तो मैंने पूरी टॉपिक में पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इन पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखें तो आप जो है कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो आप उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बता सकते हैं कि इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी और इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो एटॉमिक साइज है। दूसरा फैक्टर जो है वो शील्डिंग इफेक्ट है। जो तीसरा फैक्टर है वो न्यूक्लियर चार्ज है। और चौथा फैक्टर है वैकेंसीज इन आउटरमोस्ट शेल। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये इफेक्ट किस तरह से करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एटॉमिक साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एटॉमिक साइज जितना ही बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। यानी कि जितने भी एटम का साइज बड़ा होगा, जिस तरह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसकी कम होगी। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट को देखें तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिससे एटम का रिपल्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज को देखें तो वो उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये उसके कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आपको ये फैक्टर समझ में आ गए तो कोई भी एलिमेंट किसी भी टेबल का, किसी भी पीरियड का, किसी भी ग्रुप का अगर आपको दे दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज होंगे। आपको अगर ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो पहले जो आप पॉइंट देखेंगे वो उसका एटॉमिक साइज होगा। आप देखेंगे कि उनमें से किस एलिमेंट का एटॉमिक साइज ज़्यादा है। जिस एटम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे की ही कम होगी। फिर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट, ये भी बेसिकली एटॉमिक साइज से ही मैच करता है। न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे कि किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, कि एक एटम के ऊपर +3 चार्ज है, एक एटम के +4 चार्ज है, एक पे +7 है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +7 वाले की ज़्यादा होगी। और फिर आप देखेंगे इसमें वैकेंसीज कितनी है। एक एटम में जो है वैकेंसी जो है वो 7 की है और एक एटम में जो है वो 10 की है। जिसकी वैकेंसी ज़्यादा होंगी उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो ये हमारे पास जो थे कुछ फैक्टर्स थे जो इफेक्ट करते हैं हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो अगर इन बातों को आपको समझ में आ गई है तो नहीं मेरा ख्याल कि आपको जो है वो मज़ीद किसी भी पॉइंट को क्लियर करने में मुश्किल होगी। आप डिफरेंट जो है वो बुक्स उठाएंगे, डिफरेंट जो है आप उठाएंगे किताबें और डिफरेंट नोट्स रहेंगे, तो जिनमें आपको एमसीक्यूज़ दिए होंगे उनको इस पॉइंट से सॉल्व करने की ट्राई करें कि अगर आप इन पॉइंट्स को माइंड में रख के उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी उनको सॉल्व करने में। और आप जितने भी नोट्स उठाएंगे अगर आप ये फार्मूला अप्लाई कर लें तो आप किसी भी पीरियड टेबल्स या किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस कर सकते हैं, चाहे आपको उसके बारे में पता हो या ना पता हो। बस आपको एटॉमिक साइज के बारे में पता होना चाहिए कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो इस तरह से आप उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या उसका ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, यानी कि क्या वेरिएशन पाई जाती है उसकी पीरियोडिक ट्रेंड में, पीरियड्स में इसका क्या ट्रेंड है और ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है उसको देख लेते हैं। तो वेरिएशन विद इन अ पीरियड में देखते हैं अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट वी कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी कि लॉन्ग द पीरियड जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। वो कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। और आपको पता है कि हमारे पास जो ग्रुप है उसमें एटॉमिक साइज जो होते हैं वो कम हो रहा ज़्यादा हो रहा होता है तो वहाँ पे वो कम होगी, और हमारे पास जो पीरियड है इसमें जो है वो साइज़ कम हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। एक तो ये समझ में आती है रीज़न। दूसरी रीज़न ये है कि हमारे पास जो पीरियड है इसमें हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज हमने डिस्कस किया है कि ज़्यादा होगा तो हमारे पास एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें पता है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से हमारे पास ये भी ज़्यादा होगी। जैसे हमने बात यहाँ पे की है तो लेकिन हम लोगों को ये बात माइंड में रखनी है कि मैंने यहाँ पे जो एरो को शो करवाया है वो नोबल गैसेस से थोड़ा पहले तक है,
यानी कि अगर आप लोग भी इस पॉइंट को याद कर रहे हैं कि विद इन पीरियड तो ये इंक्रीज होती है, और पीरियड में सबसे जो लास्ट जो है वो पीरियड में सबसे लास्ट वाला ग्रुप है वो हमारे पास नोबल गैसेज हैं। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि नोबल गैसेज भी ऑप्शन हो तो आप ये समझ के कि पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है तो आप नोबल गैसेज के ऊपर चाहे वो टिक कर दें ऑप्शन में। लेकिन आपको तो बात पता है कि नोबल गैसेज तो हमारे पास शो करती ही नहीं है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उनके पास तो ज़रूरत ही नहीं होती उनको इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो तो पहले ही से स्टेबल है, उनकी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी स्टेबल है, तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी से, तो वो नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन, ना ही किसी को देंगी। तो इस वजह से ये मैंने जो एरो है वो शो करवाया आपको बिफोर द नोबल गैसेज, यानी कि नोबल गैसेज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है, नोबल गैसेज से पहले तक ही याद रखना है। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए तो आपने नोबल गैसेज पे टिक नहीं करना, क्योंकि ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं, स्टेबल गैसेज हैं, स्टेबल पीरियड है, स्टेबल पीरियड नहीं ग्रुप है नोबल गैसेज का। और जितने भी एलिमेंट्स हैं बेशक ये पीरियड्स के लास्ट पर हैं, मगर इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, मेरा मतलब पीरियड में यही था कि वो सबसे ज़्यादा ही स्टेबल हैं, लेकिन सबसे एंड पर होने के बावजूद भी उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इनर्शिया एनर्जी ज़्यादा नहीं होती। तो अपने ये माइंड में रखना है। और इस ग्राफ को थोड़ा सा क्लियरली देखें, ये आपको सारा जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हमारे पास पीरियड में इंक्रीज कहाँ हो रही है और ग्रुप में कहाँ इंक्रीज हो रही है। अगर आप ग्रुप में देखें तो ग्रुप में ये जो एरो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ग्रुप में जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी और अबव जो है वो इंक्रीज होगी। यानी कि एरो यही शो कर रहा है ना कि डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज हो रही है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो पीरियड में इंक्रीज होगी जबकि ग्रुप में डिक्रीज होगी। अब उनके रीजंस क्या हैं? उनके रीजंस यही हैं कि हमारे पास जो ग्रुप है उसमें साइज ज़्यादा होता है, तो ग्रुप में जब साइज ज़्यादा होगा डाउन द ग्रुप, और हमने एक बार डिस्कस की है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि वो उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस वजह से हमारे पास जो एटॉमिक साइज ज़्यादा होने की वजह से ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, जबकि पीरियड में साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है। अगर हम ग्रुप में वैसे भी देखें तो ग्रुप में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डाउन द ग्रुप कम होता है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आज से भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। ये पॉइंट अगर देखिए मैंने आपको दोनों पॉइंट से समझाने की कोशिश की है और दोनों पॉइंट यहाँ पे फिट हो रहे हैं। पीरियड में भी अगर हम देखें तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और ग्रुप में कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप में कम है और पीरियड में ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो साइज पे डिपेंड करती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्रुप में साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रही है, जबकि पीरियड में साइज जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो यहाँ पे फिट हो रहे हैं। और ये अगर आप इसको एक दफ़ा माइंड में बिठा लें इस ग्राफ को, इस जो है वो टेबल को, इस ट्रेंड को, कि देखें हमारे पास किस किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में पाया जाता है, और आपने ग्रुप के लिहाज से और पीरियड के लिहाज से उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर आपने एमसीक्यूज में टिक मार्क कर देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मैंने प्रोडक्ट ट्रेंड्स एक्सप्लेन किया था। आगे देख लेते हैं कि आगे इसका क्या बात है। हाँ जी, तो इसमें आगे रीजंस कि हमारे पास क्या क्या रीजंस हैं पीरियड में इसकी, तो उसको मैंने एक्सप्लेन या एलिब्रेट करने की कोशिश की है कि बिकॉज इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। बात मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि हमारे पास पीरियड में एटॉमिक साइज कम हो रहा है, पहली वजह। तो इस वजह से हमारे पास पीरियड में एटॉमिक साइज कम होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है। और दूसरी रीज़न जो मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है विद इन अ पीरियड। तो ये दोनों रीज़न जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हैं। अगर आपको यही बात समझ में आ गई है तो आपको टॉपिक पढ़ना और इसके हर किस्म के एमसीक्यूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये इसकी थी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको प्रोडक्ट ट्रेंड्स बताया है पीरियड या ग्रुप में। इसको एक दफ़ा दोबारा से माइंड में बिठा लें ताकि आपको फिर दोबारा से ये भूले ना किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो एफएससी के लेवल का स्टूडेंट हो या किसी भी लेवल का हो, उसमें ये पॉइंट उसको याद करने चाहिए। तो वेरिएशन विद इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो टॉप टू द बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है। और इसमें भी मैंने जो है वो ग्राफ को शो किया है, अगर आप देखें तो ये भी इस तरह से दिखाया गया है कि हमारे पास अगर इसको एरो को उल्टा कर दिया जाए तो ये ग्रुप में जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पे क्या शो करवाया जा रहा है, इंक्रीज शो करवाया जा रहा है। तो हमारे पास अगर पीरियड में देख लिया जाए तो अगर हमारे पास पीरियड में देख लिया जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है।
तो इस तरह से जो है वो कुछ समझने में आसानी होगी। दोनों जो टेबल्स थे, ट्रेंड थे, वो पीरियड और ग्रुप में दोनों में सेम ही है। यानी कि पीरियड में भी उस टेबल में ये दिखाया गया था कि पीरियड में जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे भी ये एरो भी यही शो करवा रहा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी एरो यही शो करवा रहा है कि वो पीरियड में इंक्रीज़ हो रही है और ग्रुप में वो डिक्रीज़ हो रही है। एरो की शेप चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो ग्रुप में क्या कर रहा है और पीरियड में क्या कर रहा है। तो ये देखें, इसको ज़रा आप देख लें। हमारे पास अगर MCQs आ जाए कि हमारे पास किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की या फ्लोरीन की, तो आप क्या MCQs को टिक करेंगे? कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगेगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हालांकि इन सब में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लेकिन इस सब केस में से किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी? तो अगर आपको मेरी बात याद आ रही है तो मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो उसकी ज़्यादा होती है जिसके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं, और पीरियड में हमारे पास फ्लोरीन जो है वो सबसे लास्ट पर मौजूद है। तो इट मीन्स कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। अगर दूसरी तरफ से पूछा जाए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, ब्रोन की, एल्यूमिनियम की, गैलियम की या इंडीनियम की, तो उस केस में ब्रोन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो, क्योंकि ब्रोन जो है वो ऊपर ग्रुप के मौजूद है, यानी कि ग्रुप में सबसे ऊपर वाला ब्रोन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, नीचे वाले एलिमेंट की कम होगी। अगर पीरियड में देखा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, बोरोन की कम होगी। तो इस तरह से मैंने आपको एक MCQ भी हल करके दिखा दिया है। तो अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का या किसी भी पीरियड का या किसी भी ग्रुप का आपसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछी जाए तो आप उसको हल कर सकते हैं। और अगर मज़ीद आपको अच्छी बात ये बताऊँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी का भी यही ट्रेंड है, वो भी पीरियड में जो है वो इंक्रीज़ होती है और ग्रुप में डिक्रीज़ होती है। तो दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल भी गए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और एनर्जी में किसकी ज़्यादा है या क्या उनका जो थे वो फैक्टर्स थे, तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि दोनों का ट्रेंड सेम है। पीरियड में दोनों ही बढ़ते हैं और ग्रुप में दोनों ही कम होते हैं। तो आपको अगर मेरी बातें याद ना भी आ रही हूँ तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि दोनों का ट्रेंड सेम है। तो जो बातें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए समझाई हैं वो आप आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये पूछा जाए कि किसकी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि पीरियड में सबसे एंड पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, एज वेल एज उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। अगर उसको ग्रुप में देख लिया जाए तो जो सबसे नीचे होगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होगी और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो ये दोनों जो है वो एनर्जीज जो है वो ग्रुप हो या पीरियड में, दोनों का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप एक के ज़रिए दूसरे को भी कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे को भी समझ सकते हैं। तो ये उसका जो थे वो टेबल था जो मैंने शो करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो रीजंस क्या हैं हमारे पास ग्रुप की, मैंने इतनी बार उसको एक्सप्लेन किया है रीजंस को कि मुझे लगता है आप मेरे बच्चों को समझ आ ही गई होगी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ग्रुप में और पीरियड में क्या जो है वो रीजंस हैं। फिर भी इसको एक दफ़ा मैं मज़ीद पॉइंट आउट कर लेती हूँ कि रीजंस क्या हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन ग्रुप बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम इन ग्रुप। हमारे पास ग्रुप में साइज बढ़ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड है इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, एटम्स की में अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्शन बढ़ रही है, और रिपल्शन को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ग्रुप में बढ़ रहा है, और जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एज वेल एज इसी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ग्रुप में कम हो रही है। तीसरा है डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। हमारे पास आपको पता है कि ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज कम होता है जबकि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ओनली एंड ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके न्यूक्लियर चार्ज के, और न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास जो है वो ग्रुप में कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ग्रुप में कम होगी। ये 3 पॉइंट्स थे जो मैंने पहले डिस्कस किए थे और लास्ट पे भी ये डिस्कस किए। आप जो भी जो है वो उठा लें, पीरियड या ग्रुप उठा लें, अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जान गए हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, आप उसके MCQs को पॉइंट में चुटकी में हल कर सकते हैं। देख लें, मैं मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए यहाँ रोक रही हूँ कि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए अच्छी तरह से कि कौन से मेन रीजंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज इन ग्रुप और वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दिस। तो ये हमारे पास उसके मेन रीजंस हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ग्रुप में कम कर देते हैं। तो ये तीनों मेन रीजंस को अपने माइंड में रखना है और उसको अपने इस तरह से सोल्व करना है।
तो आसानी हो जाएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कि व्हाट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बेसिकली जब भी किसी एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। अब ये पूछा जाए कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद दूसरे एटम में दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल 6 ग्रुप को आप देखें जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, सिलिकॉन मौजूद है, सेलेनियम मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, अगर इनको देखें तो ये सारे इनके जो है आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। पहले दफ़ा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो 7 हो जाएंगे। अभी भी याद रखिए कि ये स्टेबल नहीं है, इन्हें एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो दूसरा हम ऐड करेंगे वो उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा और इस केस में जो उसकी एफिनिटी या एनर्जी होगी वो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। अब ये देखना है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। तो यहाँ पे वो मैं पहली स्लाइड वाली बात को रिपीट करूँगी जहाँ मैंने ये बात लिखी थी कि हमारे पास जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो मे बी एब्जर्व्ड और मे बी रिलीज्ड, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। तो वो यहाँ बात हम जो है वो फिट करेंगे कि हमने तो पूरी ही टॉपिक में यही पढ़ा है कि वो नेगेटिव होती है, रिलीज होती है। तो फिर डेफिनेशन में ऐसी बात क्यों लिखी गई थी कि इट मे बी एब्जर्व्ड और मे बी रिलीज्ड। तो वो बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम्स की पॉजिटिव होती है, मतलब ये है कि यहाँ पे वो एब्जर्व हो रही है, यहाँ पे वो पॉजिटिव है। तो वो हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम्स की क्यों पॉजिटिव होती है वो जरा देख लेते हैं। यूजुअली द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रिलीजेस एनर्जी व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब भी हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो एटम एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव इन साइन, इट इज ऑलवेज रिलीज फ्रॉम द एटम। सो हम कह सकते हैं कि पहली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एटम की हमेशा ही नेगेटिव होती है, हमेशा ही रिलीज होती है जब भी उसमें इलेक्ट्रॉन पहला ऐड किया जाता है, बट पहला इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात यह है कि व्हेन अ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू यूनी नेगेटिव आयन। तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम्स की क्यों पॉजिटिव होती है। ये बहुत से पेपर्स में आ चुका है और बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसको समझना बहुत ही जो है वो ज़रूरी है। बच्चों को लाइनिंग समझ नहीं आती और वो लाइनिंग को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, वो लाइनिंग को लिखने की कोशिश करते हैं और इस तरह लिखते हैं कि टोटली उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो चेंज हो जाता है। बच्चे तो पिकअप से बिल्कुल ठीक लिख कर आते हैं मगर वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज होने की वजह से एग्जामिनर उसको क्रॉस कर देता है। तो यहाँ पे हम उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यार वाकई वो पॉजिटिव क्यों हो जाती है। When a second electron is added to uni negative ion, जब एक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है तो नेगेटिव आयन ऑलरेडी बन चुका है, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। एक आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्योंकि उन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन हो जाएगी। क्योंकि आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। और जैसे दूसरे को रिपेल करेंगे उस केस में हमारी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हमें इस रिपल्शन करने वाले लोगों को करीब लाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और जो हम एनर्जी देंगे वो बेसिकली पॉजिटिव फॉर्म में होगी। एनर्जी इस केस में एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। मेरा ख्याल आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। मजीद मैं इसको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट E डॉट A या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव आर रिलीज्ड। ऑन द अदर हैंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑब्जर्व्ड। व्हाई? The reason is this because when an electron is added to a uni-negative ion, then repulsion takes place between the negative ion and the incoming electron, and in this way we have to give the energy to the atom to absorb the second electron, and therefore the electron affinity of the atom is usually positive in second sense। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह के साइन होंगे और किस तरह से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और किस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखें तो एक न्यूट्रल एटम है, एक आइसोलेटेड एटम है और साथ में हम उसमें ऐड करें एक इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हमारे पास देखें आप तो एटम के ऊपर एक नेगेटिव साइन, -1 का निशान बन गया है। यहाँ पे वो एक एनाइन बन गया है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो होगी वो रिलीज हुई होगी
क्योंकि एक सिर्फ एनाइन बना है, तो जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, एक चार्ज है। अगर आप सेकंड इक्वेशन में देखें तो हमारे पास जो अभी एटम नहीं है, ये आइन है। ये कौन सा आइन है? ये नेगेटिव आइन है, एनाइन है, ऊपर वाला एनाइन है जिसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल कर ले। जब हम इसमें एक देखें, अब यहाँ पे आप देखें तो एनाइन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, जबकि ऊपर वाले इक्वेशन में एनाइन कोई भी चार्ज नहीं था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है और एनाइन भी है। अब ये दोनों पे चार्ज कौन सा आपको नजर आ रहा है? नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। जब नेगेटिव चार्ज दोनों में होगा तो हमारे पास जो बनना वाला दूसरा एनाइन होगा उसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को बोरो किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया हुआ है। अब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, जो कि सूरत मैंने आपको बताया है कि वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ऑक्सीजन के ऊपर जब एक नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव एनर्जी होगी या पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव होगी, उसके इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होगी। जबकि उसी ऑक्सीजन में, उसी एटम में जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो उस केस में जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी और एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि आपको जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में सारी बातें एक्सप्लेन कर दी जाएं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू ओवरकम द रिपल्शन उन नेगेटिव आयन के दरमियान और उस एटम वो इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान। देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन, तो ऐसा आयन जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज शोन इन पॉजिटिव साइन, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो पॉजिटिव साइन की सूरत में नजर आएगी। ये था हमारा जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कॉन्सेप्ट कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा होती है या कम होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। पॉजिटिव होती है, क्या रीज़न है? रिपल्शन है। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हम जो है वो एनर्जी देते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी उसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। तो हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया थी ऑक्सीजन के बारे में। ये देखें, ऑक्सीजन का एक एटम शो करवाया गया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है। इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज बन रहा है वो नेगेटिव है, ओनली नेगेटिव, 1 नेगेटिव। तो इस केस में आपको नजर आ रही है कि एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो रिलीज होगी। वो किस फॉर्म में होगी? नेगेटिव फॉर्म में होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 140.9 किलो जूल पर मोल है। यानी कि ऑक्सीजन के 1 मोल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो 140.9 किलो जूल पर मोल है, जिसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जब ऑक्सीजन में हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी होगी वो हमारे पास एब्जॉर्ब होगी और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। इस केस में जो एनर्जी होगी वो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया है और इस केस में इसकी जो एनर्जी है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। और इस केस में जो एनर्जी हम लोग देंगे वो कितनी होगी? -70 किलो जूल पर मोल हम एनर्जी जो होंगे उसमें देंगे। तो इस केस में एनर्जी रिलीज और सप्लाइड का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। ये थी एग्जांपल सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, जो मैंने आपको विद वैल्यूज बता दी हैं कि क्या क्या वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है आज उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ी हैं और इसके अलावा हमने पढ़ा है कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको हर टॉपिक में से एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूं ताकि इसका कोई भी पॉइंट, कोई भी पहलू, कोई भी सिरा रह ना जाए, ताकि आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए से अटैम्प्ट करें तब भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आप उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी अटैम्प्ट करें तो वो आपके लिए तब भी बेनिफिशियल हो। अगर आप उसको MCQs के लिहाज से देखें तो मैं आपको हर पॉइंट क्लियर करवाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये तमाम जो कोशिश है वो भरपूर रंग लाएगी और आपको मेरा टॉपिक समझ में आ जाएगा और आप इससे जो है मुफीद फ़ायदा भी उठाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, एक अच्छे लेक्चर के साथ। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।